वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब तक देश में सख्त कानून का प्रावधान नहीं होगा तब तक देश में दरिंदे ऐसे ही वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। हाथरस के अंदर जिस भी बेटी के साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई, वो चाहे जिस मर्जी जाति की हो, जिस मर्जी पंथ की हो, जिस मर्जी मत पूजा पद्धति को मानने वाली हो, जिस मर्जी धर्म की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। उन अपराधियों को एकदम से हम तो मांग करते हैं कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर एकदम से सजा सुना करके एक संदेश दिया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मंडी इकाई के द्वारा सेरी चांदनी पर यूपी के हाथरस में घटित हुई कथित निर्मम गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। यूपी के हाथरस में घटित हुए कथित निर्मम गैंगरेप के विरोध में मंडी जिला मुख्यालय की सेरी चांदनी में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दिए जाने और दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से राज्य उपाध्यक्षा जयवंती ने कहा कि यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप की समिति कड़ी भर्त्सना करती है और दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग करती है और जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किए जाने की मांग की। 14 सितंबर को जो यूपी के जिला हाथरस में जो एक बेटी के साथ 4 आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसको बुरी तरह से जख्मी करके उसकी जीभ काट के हड्डियां तोड़ के और 29 सितंबर को जो उसकी मृत्यु हुई है उसकी कड़ी आलोचना करते हुए हम आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें हमारी मांग है कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए और न्याय दी जाए और उन 4 आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हर जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और महिला सुरक्षा के कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। यही हमारी मांग है मुख्य तौर पर। कांगड़ा बैंक निदेशक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इंदौर और फतेहपुर भाजपा को करारी हार देकर भाजपा के चारों खानों को चित कर दिया है। इंदौर और फतेहपुर भाजपा में बढ़ती गुटबाजी के कारण भाजपा समर्थित 3 उम्मीदवार चुनाव में कूद गए थे, जिसके चलते भाजपा के समर्थकों को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। बड़ी हैरानी की बात है कि भाजपा समर्थित तीनों उम्मीदवारों के वोटों को जोड़ भी दिया जाए तो भी वह कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने में सक्षम नहीं दिखे। इंदौर से निदेशक के रूप में चुनाव जीतने वाले करण सिंह पठानिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले करण सिंह पठानिया ने 53 वोट लेकर अपने 3 प्रतिद्वंदियों को मात देकर 35 मतों के फासले से हराकर मौजूदा इंदौर में भाजपा का परचम होने और फतेहपुर में भी भाजपा की मौजूदा समय में अच्छी स्थिति होने के चलते भी कांग्रेस उम्मीदवार में एक तरफी जीत दर्ज कर मौजूदा भाजपा की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत द्राहल में धान की खराब फसल के चलते किसान बहुत हताश हैं। किसानों का कहना है कि ब्लॉक से लाए हुए धान निसरे नहीं हैं और फसल खराब हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव जीवनलाल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं सहित द्राहल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिना जांच किए हुए किसानों को बीज वितरित किया गया है, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। एक तरफ से कोरोना की मार और बेरोजगारी, दूसरी तरफ से जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ डिपुओं का राशन भी बंद कर दिया और इस वजह से जो छोटे किसानों को जो नुकसान हुआ है उस जो नुकसान हुआ इसके लिए आज हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जहाँ देश की सरकार ने किसानों के विरोध में बिल पास किया, छोटे किसानों को नुकसान पहुँचा रही है सरकार, उसी तरीके से प्रदेश सरकार यहाँ पे जो छोटे किसानों को बिना टेस्ट किए गलत बीज जो दिए, जिसकी वजह से आज किसान असहाय है। नगर परिषद मंडी के अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा है कि नगर निगम को लेकर गृह कर वसूली के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में मिलाए जाते हैं उनको 5 या 10 साल तक गृह कर से छूट दी जाती है या फिर गृह कर लगाया ही नहीं जाता है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद मंडी का नगर निगम बनने से जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल होंगे उन्हें उड़ल पेयजल योजना के माध्यम से 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी दूर होगी। नगर निगम के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा नहीं है और सभी घरों से डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम को लेकर गृह कर वसूली के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में मिलाए जाते हैं उनको 5 या 10 साल तक गृह कर से छूट दी जाती है या फिर गृह कर लगाया ही नहीं जाता है। हमारी नई पेयजल योजना जिसका पानी उन नदी से आ रहा है, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति रहेगी, जबकि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल जो है वो बहुत कम आता है। बहुत सारे ग्रामीण एरिया के लोग अब भी हमारे पास आते हैं कि हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है, हमें पानी की बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि आपका किचन वेस्ट पानी, आपका बाथरूम का पानी, आपकी जो सीवेज की समस्या है इससे आपको निजात मिलेगी और आपके घर के पास जो पानी वेस्ट वाटर जो है वो आपके घरों के पास इकट्ठा होता है, जिससे आपके घरों को धंसने का डर रहता है, वो पानी जो है वो सीधा सीवरेज लाइन से होता हुआ गुजरेगा। बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण एरिया हैं जो शहर के बिल्कुल नजदीक हैं, उनकी कूड़े की कलेक्शन जो है नगर परिषद द्वारा जो है अब भी की जाती है, लेकिन अब जब नगर परिषद का एरिया नगर परिषद में जब ये लोग आ जाएंगे, नगर निगम में ये लोग आ जाएंगे, तो इनके घरों से हर घर से कूड़ा उठेगा और ये जो नाले हैं, जो दरिया है, जो हमारे खड्डे हैं, जो कूड़ों से भरी पड़ी होती है और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, उस चीज से इन्हें निजात मिलेगी कि सरकार जो है एटलीस्ट 5 साल तक कोई भी टैक्स मेरे ग्रामीण भाइयों से नहीं लेगी और जब तक वहाँ पर विकास की लकीर नहीं खींची जाएगी तब तक जो है वहाँ से कोई भी टैक्स, जो चूल्हा टैक्स है जो वसूला जाता है वो नहीं दिया जाएगा। जो ट्रैक्टर सर्टिफिकेट का टैक्स जो है ग्रामीण जो झूठ बोलते हैं उनको बदलाया जा रहा है। ट्रैक्टर सर्टिफिकेट जो नगर परिषद में कोई टैक्स नहीं देते हैं, पंचायतों में उसका टैक्स लगता है, उसके कागज का टैक्स देते हैं, टैक्स सर्टिफिकेट का टैक्स देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का टैक्स देते हैं, चूल्हा वो टैक्स देते हैं और झूठ बोलने की भी हद होती है कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड में टैक्स दिया जाए, कोई टैक्स नहीं दिया। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू ने हिमाचल के ग्रामीण लोगों को पारंपरिक व्यवसाय सिखाया है। ऊपरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई वर्षों बाद पारंपरिक फसल की बिजाई शुरू की है। लोगों ने बताया कि मंदी के इस दौर में जीवन यापन के लिए खेती सहायक बनी है। लोगों ने कई वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को खेती योग्य बनाकर विलुप्तप्राय फसलें तैयार की, जो पूर्ण जैविक होने के साथ औषधीय गुणों से युक्त हैं। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में कई वर्षों बाद खेत खलियान पारंपरिक विलुप्त प्राय फसलों से लहराने लगे हैं। यह सब महामारी के बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू की बंदिश ने कर दिखाया है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, रोजी के लिए देश प्रदेश गए लोग तेजी से अपने गांव की ओर रुख करने लगे। परिवार गांव में इकट्ठे हुए तो देश में बीमारी से बदले हालात को देख लोगों ने बंजर पड़ी जमीन को खेती योग्य बनाना शुरू किया, ताकि विकट परिस्थितियों में भोजन का बंदोबस्त हो सके। इस मुहिम में ग्रामीणों ने खुद कई पारंपरिक फसलें तैयार की। यह प्रयास उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायी साबित हुआ जो युवा कौन सी फसल कैसे तैयार होती है, उन फसलों में कौन से औषधीय गुण हैं जानते नहीं थे। शहरों से पलायन कर गांव आए लोगों के लिए यह रोजी का भी जरिया बना। ऐसे में घरेलू फसलें तैयार कर इस कोरोना के दौर में पौष्टिक और औषधीय गुणों से युक्त भोजन मिलने लगा। लोग जो बाहर अपने गांव से बाहर मजदूरी कर रहे थे वो अपने गांव की ओर आए और उन्होंने अपने गांव में आके पारंपरिक जो हमारा अनाज है उसको बेचना शुरू किया है। जो हमारे लोगों ने 10-12 साल पहले छोड़ दिया था वो अनाज बेचना, वो दोबारा से उन किसानों ने दोबारा से बिजाई शुरू कर दिए, जिनमें से आप देखेंगे कावनी है, चीना है और कोदा है, तुलसी है, जैसे रांगुड़ है, ये काफ़ी सारी दालें हैं
उनको दोबारा से गांव में डेवलप कर दी है, क्योंकि जो किसानों का एक आर्थिकी का साधन भी इस मंदी के जो दौर है, कोरोना महामारी का दौर है, उसमें ये आर्थिकी का साधन बनेगा। पूज्य देव पूर्व पंचायत समिति सदस्य लालसा ने बताया कि मजदूर कर्मचारी जो पैसे कमाने के लिए बाहर गए थे, सारा परिवार बाल बच्चों समेत देश के विभिन्न हिस्सों से वापस अपने घरों में आए और उसके बाद उनमें यह सोच तैयार हुई कि बेकार बैठकर कुछ नहीं बनने वाला, अपने पारंपरिक खेती को अपनाएं और लोगों ने इस दौरान हजारों बीघा जमीन अपने आप खोद डाली और उसके बाद पारंपरिक फसलों को तैयार कर डाला। खेती जो हमारी प्राचीन काल की जो हमारे अनाज है, जो हमारी सभ्यता है, जिस खा के हम हमारे जो बुजुर्ग 100-100 साल की आयु में जीते थे, वो अनाज द्वारा बीजना शुरू किया। जैसे कोदा है, चलाई है, चीना है, कावनी है, मक्की है और जो आलू है, दूसरे और छोटे बीन है, सारी बीनें हमारे राजमा, सारी बीनें इनको बीजना शुरू किया। तो अच्छा मतलब लगा कि घर में आके लोगों ने इस कार्य पूरा किया, कृषि का कार्य किया और एक आने वाली जो पीढ़ी है, छोटे जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो भूल गए थे इस कृषि को, कैसे कैसे अनाज थे। अब वो देख रहे हाँ ये अनाज कैसे है, उनको अब ज्ञान हो रहा है। ये इस बारी लॉकडाउन ऐसा किया, जब किसी ने कभी भी खेत नहीं देखे तो इस बारी खेत जमीन देखी, बच्चे आए बेचारे, बहुत मेहनत की, वो अपना 20-20 साल के बंजर खेत खोदे, 10-10, 15-15 दिन में चढ़ाई बीजी, माश बीजे, मक्की बीजी। काफ़ी समय से खेती बाड़ी छोड़ दी थी, पर इस लॉकडाउन ने मतलब सब लोग घर आए और लॉकडाउन में हमने खेती बाड़ी शुरू की। तो हमने माश बिजाई की और तुलसा, दालें वगैरह, कई प्रकार की दालें उगाई हमने और मक्की वगैरह बिजाई की। इससे यही फ़ायदा हुआ कि लॉकडाउन में हमारे को भी राशन पानी, चलो अपने खेती बाड़ी से सब कुछ हो सकता है। हमने भी अपने खेती बाड़ी भी करनी सीखी है जी। और बच्चों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि किस तरह से दालें उगाई जाती है, या फिर उन बच्चों को भी इस बारे में सब कुछ ज्ञान हुआ है। बद्दी के थाना स्थित वृंदावन आयुर्वेदिक अस्पताल लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू हो गया है। अब इस अस्पताल में केरल से आए वरिष्ठ डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेस ने कार्यभार संभाला है। इनके पास 50 साल का एक लंबा तजुर्बा है। अस्पताल संचालक का मानना है कि आयुर्वेदिक पद्धति धीरे धीरे लुप्त हो रही है और जिन डॉक्टरों के पास इतना लंबा अनुभव है, उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आयुर्वेद जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी वेद काल से भगवान धन्वंतरी जिस चिकित्सा को वेदों से प्राप्त करके, ईश्वर से प्राप्त करके पूरे विश्व में प्राकृतिक दृष्टि से जिस पैथी का शरीर पे कोई बैड इफेक्ट नहीं है, हमारे इस क्षेत्र में इतना बड़ा संस्थान खुला और वो चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज बी जोसेफ जी, जिनका 50 साल का अनुभव है, जो नाड़ी परीक्षा का भी करते हैं, जो मर्म चिकित्सा भी करते हैं, जो अग्नि चिकित्सा भी करते हैं। इसका आयुर्वेद का तो दोनों तरह से चलता है, इसमें जैसे मसाज का होता है और दवाई का होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। फिर खाने पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है, कैसा खाना मरीज को, किसी को क्या समस्या है। जैसे ये बात पे टफ की बात करें तो क्या चीज़ इसके शरीर में ज़्यादा है, बात ज़्यादा है, उसके हिसाब से खाना, दवाइयाँ और ये मसाज वगैरह करके सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.